नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार, आपका होस्ट एंड दोस्त। और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आपके लिए करंट अफेयर्स का शो, जिसे कि हम बात करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स की, जो कि आपके लिए रहने वाला है एक मेगा शो। साथियों, इस करंट अफेयर्स के मेगा शो में हम पढ़ने वाले हैं एक तरह से बहुत धमाकेदार चीज़ें, जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी रहने वाली है आपके लिए। साथियों, ये जो सेशन है करंट अफेयर्स का, इसमें स्टैटिक जीके का पार्ट भी आपको शामिल किया जा रहा है। और धीरे धीरे इसमें क्या है, आपके ट्यूशनों की जो लेंथ है, वो ट्यूशनों की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आने वाले आगामी एग्जाम्स की डेट फिक्स हो चुकी है और एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक है। जो भी मेरे प्यारे साथी है, अगर जो सीरियस होकर अपने लक्ष्य के प्रति झुका हुआ है, जिनका अपने लक्ष्य के प्रति सजग है, आत्मविश्वास के साथ बैठे हुए हैं कि मुझे ये गोल प्राप्त करना ही करना है, तो उनके लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। और जो मेरे साथ पसीना बहाने के लिए तैयार है, मैं उनके साथ पसीना बहाने को तैयार हूं। बस सभी साथियों को एक बार इस धमाकेदार सेशन में आप क्या कर लो, जोड़ लीजिए सभी साथियों को आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां पर भी आपकी मित्र मंडली है साथियों, वहां पर इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और सभी साथियों को आप बुला लीजिए कि विकास सर का धमाकेदार करंट अफेयर्स का शो आ चुका है, जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट भी उसमें शामिल करते हैं। और आने वाले एग्जाम की, जिसमें हम प्री और मेंस की बात करते हैं, जिनका भी प्री होता है, जिनका भी मेंस होता है, उनमें ये सारे एग्जाम में उपयोगी रहने वाला सेशन है। यूपीएससी से लेकर आरएस, पटवार, पुलिस, सब में ये आने वाला सेशन है और सभी में इनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस धमाकेदार सेशन में मैं करता हूं आपका हार्दिक स्वागत और सभी साथियों को इनवाइट कर लीजिए विकास सर का श्री जी क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो करंट अफेयर्स का डेली सेशन होता है, वो शुरुआत हो चुकी है। इस बार धमाकेदार एंट्री होगी बिना गायब हुए, है ना। तो गायब नहीं होना है इस बार, मुझे भी नहीं होना है, आपको भी नहीं होना है, और डेली जुड़े रहना है मेरे साथ। तो हम करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन की शुरुआत, जो बनाएगी आपको एक तरह से ऊर्जावान और करेगी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित। आज की महत्वपूर्ण जो लाइन है डेली करंट अफेयर्स का, जो हमारा सेशन है 8 to 9 होता है श्री जी क्लासेज के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, है ना। तो आज की मोटिवेशनल लाइन की हम बात करते हैं साथियों। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। यूं मायूस ना होकर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो धमाकेदार सेशन को शेयर करते जाओ, सभी साथियों को जोड़ लो, सबको बुला लो। और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डर मुझे भी लगा फासला देकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, और मेरा हौसला देकर, क्योंकि मैं उस हौसले के साथ आगे बढ़ता जा रहा हूँ। जिस हौसले के करीब क्या है, हमारी मंजिल है, और मंजिल के नज़दीक जाकर मंजिल को पाना है, ना कि पीछे हटना है। तो इसी के साथ आगे बढ़ना है। सेशन को शेयर करते हुए सभी साथियों को बुला लेना है, नोटबुक और पेन लेकर नोटबुक में नोट करते जाओ। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम डिटेल से बात करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर विकास सर का आपका धमाकेदार सेशन रहने वाला है। चलते हम बात करते वाले पहले क्वेश्चन की, जो अभी हाल ही में रहा, और ये क्यों रहा इस चर्चा में, इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा तिल्लारी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो किस संरक्षण रिजर्व की बात कर रहे हैं साथियों, क्या है हमारा तिल्लारी संरक्षण रिजर्व। ये तिल्लारी संरक्षण रिजर्व क्यों रहा भैया चर्चा में, तो यहाँ पर एक प्रजाति पाई गई है। कौन सी प्रजाति पाई गई जी, तो किंग कोबरा सांप, जो आपने देखा होगा, किंग कोबरा सांप की यहाँ पर प्रजाति पाई गई है। किंग कोबरा सांप की यहाँ पर प्रजाति पाई गई है। और ये प्रजाति कहाँ पाई गई है, तो ये प्रजाति पाई गई है साथियों तिल्लारी संरक्षण रिजर्व में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों, महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पर क्या पाई गई है, किंग कोबरा सांप की प्रजाति पाई गई है। ये एक तरह से अंडे घोंसला वाला एकमात्र परजीवी है, जो कि आपको एक तरह से ये एक साथ 20 आदमियों की डेथ कर सकता है। कितने आदमी की डेथ कर सकता है, तो 20 आदमी की ये डेथ कर सकता है। ये बहुत ही खतरनाक जानवर होता है, जो तिल्लारी संरक्षण रिजर्व में पाया गया है महाराष्ट्र में, जो किंग कोबरा की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, किंग कोबरा की
प्रजाति है। अगर इसकी हम बात करते हैं साथियों, तो इसमें पाया जाता है न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर। क्या, कौन सा जहर? न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर इसमें पाया जाता है। तो आपको जहर का नाम भी पूछ लिया जाएगा, तो इस जहर का नाम भी आप याद कर लो कि न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है किंग कोबरा में, जो तिल्लारी संरक्षण रिजर्व महाराष्ट्र में पाई गई प्रजाति है, देखी गई प्रजाति है। आगे हम बात करते हैं साथियों, तो ये एक बार में 20 लोगों को मार सकता है। एक बार में ये 20 लोगों की क्या कर सकता है? जान ले सकता है। क्या ले सकता है? जान ले सकता है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है भैया? सीएम है उद्धव सिंह ठाकरे। कौन है? उद्धव सिंह ठाकरे यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। कौन है साथियों? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या है? यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है। अभी हाल ही में जो सिस्टुरा हिरण्यकश्यप की जो प्रजाति पाई गई है, वो मछली की प्रजाति है। वो कहाँ पाई गई है साथियों? तो ये महाराष्ट्र में पाई गई है। महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले से गोलवाद सपोटा, जो कि एक चीकू की किस्म थी। किसकी किस्म थी? चीकू की किस्म थी। कहाँ पर निर्यात की गई है? यूके ब्रिटेन में निर्यात की गई है, जो कि जीआई टैग प्राप्त किस्म है। क्या नाम है? गोलवाद सपोटा। क्या नाम साथियों? गोलवाद सपोटा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, महाराष्ट्र से अभी हाल ही में गोलवाद सपोटा, जो किसकी किस्म है साथियों? चीकू की किस्म है, निर्यात की गई है। कहाँ पर? तो ये निर्यात की गई है यूके ब्रिटेन में। कहाँ की गई है? यूके ब्रिटेन में की गई है। आगे ले चलता हूँ मैं महाराष्ट्र के बारे में। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई है। दिल्लारी संवर्धन राखीव जो यहाँ पे है, क्या मिला है? किंग कोबरा प्रजाति मिली है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। विकास के साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में हम बात करेंगे आज, जिसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो एक सेकंड में ऊपर लेता हूँ उसको, देखो, है ना, ये देखो, आपको मैं बताता हूँ हाल ही में किस राज्य द्वारा विरासत वृक्ष के संरक्षण के लिए कदम उठाए गए। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा विरासत वृक्ष संरक्षण के लिए क्या उठाए गए हैं? कदम उठाए गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये अंबोली नामक क्षेत्र है। अंबोली जगह महाराष्ट्र में, जिसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो क्या नाम हो जाएगा साथियों? अंबोली। क्या हो जाएगा? अंबोली। महाराष्ट्र में इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और जैव विविधता अधिनियम 2002, क्या, कब? जैव विविधता अधिनियम की हम बात करते हैं, एक्ट की हम बात करते हैं, तो कौन सा? 2002। याद है आपको? अगर याद है तो आप इसका आंसर बता सकते हो। आगे अगर बात करते हैं साथियों, तो हिरण्यकश्यप जो बात करते हैं, वो हिरण्यकश्यप सिस्टुरा जो मछली की प्रजाति है, जो उद्धव सिंह ठाकरे जी के कार्यकाल में खोजी गई है। याद है आपको? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में ये पाया गया है। सिंधुदुर्ग जिले में ताजा पानी की मछली की कौन सी नई प्रजाति पाई गई है? तो ये कौन सी मछली की प्रजाति पाई गई है जिसकी हम बात करते हैं? अभी हाल में मैंने बताया सिस्टुरा हिरण्यकश्यप। क्या? सिस्टुरा हिरण्यकश्यप की हम बात करते हैं, ये पाई गई है मछली की प्रजाति, जो सिंधुदुर्ग जिले में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में ताजा पानी की मछली की प्रजाति पाई गई है। आगे बात करते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? जो कृष्णा नदी है, इस कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो साथियों अभी हाल में कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको, निपा वायरस पाया गया था। और निपा वायरस कहाँ पाया गया था? तो महाबलेश्वर की गुफाओं में पाया गया था। कहाँ पर पाया गया था? महाबलेश्वर की गुफा में पाया गया था। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान भी कहाँ है? महाबलेश्वरम। और ये कहाँ स्थित है साथियों? महाराष्ट्र में। और जिसमें कौन सा वायरस पाया गया था? निफा वायरस पाया गया था। निफा वायरस यहाँ पर पाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, तो ये कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है, ये महाबलेश्वरम महाराष्ट्र में पाया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तो थालघाट दर्रा, कौन सा दर्रा? थालघाट दर्रा किन दो स्थानों के मध्य
पाया जाता है। तो मुंबई और नासिक के मध्य, कहाँ पर साथियों, मुंबई और नासिक के मध्य, मुंबई और नासिक के मध्य थालघाट दर्रा इन स्थानों के मध्य स्थित है, मुंबई और नासिक के मध्य स्थित है। आगे बात करते हैं भोरघाट दर्रा। तो भोरघाट दर्रा है मुंबई और पुणे के बीच में, कहाँ पर है, मुंबई और पुणे के बीच में। कौन सा दर्रा है साथियों, तो मुंबई और पुणे के बीच है भोरघाट दर्रा। तो थालघाट तो कहाँ पर है, मुंबई और नासिक के बीच में। कहाँ पर, मुंबई और नासिक के बीच में थालघाट। और भोरघाट कहाँ पर है, तो यह मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार इस सेशन को धमाकेदार आप क्या कर दो, शेयर कर दो। आगे बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो भैया महाराष्ट्र के नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट स्थित है। भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है साथियों नागपुर, महाराष्ट्र का जो एयरपोर्ट है उसे बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है, अभी हाल में मैंने बताया भगत सिंह कोश्यारी। कौन है साथियों, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या है, वर्तमान के राज्यपाल है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 4 राज्य है उसमें महाराष्ट्र है। कौन है, तो महाराष्ट्र है। याद है आपको ट्रिक, उमा गिरी बिहारी के प्यार में, उमा बिहारी गिरी प्यार में, याद है आपको, उमा बिहारी के प्यार में गिर चुकी, उमा बिहारी के प्यार में गिर चुकी। ये क्या है, मैं प्यार में गिर चुकी है ना। ये है साथियों इसकी ट्रिक, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य है। अभी हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस निकला है। क्या निकला है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस निकला है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस निकला है। और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 4 राज्य है वो उत्तर प्रदेश म से महाराष्ट्र और बात करते हैं यहाँ पर बी से बिहार, और बिहार के बाद में प्यार का मतलब वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। क्या साथियों, पश्चिम बंगाल। तो ये क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य है। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, जो आपको ध्यान रखना है। और जो अभी हाल ही में जनसंख्या जो बात करते हैं दिवस निकला है वो कौन सा निकला है, 11 जुलाई निकला है। क्या निकला है साथियों, जनसंख्या दिवस क्या निकला है, 11 जुलाई निकला है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और पढ़ने में क्या हो रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो एक बार थम्स अप करके बता दो, सबका कमेंट दिखना चाहिए मुझे। जो कमेंट नहीं करेगा वो निकम्मा बच्चा बोलेगा कि हमें पढ़ाया अच्छा नहीं जाता। पहले एक बार कमेंट करके तो बताओ कि पढ़ाया कैसा जा रहा है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा आज का, उसके पहले आप देख लो महाराष्ट्र हेरिटेज ट्री की हम बात करते हैं। तो ये बात कर रहे हैं अपन अम्बोली क्षेत्र है जो जैव विविधता स्थल में जोड़ा गया है। ये अम्बोली आपको महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा होगा, है ना। कितना प्यारा कंटेंट टीम के द्वारा बनाया जा रहा है। इसका तभी मजा है जब आप लोग पढ़ने आओगे और इस सेशन को आप क्या करोगे, शेयर करोगे। तो एक बार क्या कर दो, आप शेयर कर दो इस सेशन को ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में। तो ये अम्बोली का देख लो आप, जो कि बनाया गया है। आगे बात करते हैं मछली की जो न्यू प्रजाति है साथियों, ये मछली की न्यू प्रजाति कौन सी है, तो ये सिस्टुरा हिरण्यकश्यप की प्रजाति है। आगे हम बात करते हैं तो ये कृष्णा नदी है और इस कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है, तो महाबलेश्वरम, जो कि महाराष्ट्र में, जहाँ पर क्या किया गया है, जहाँ पर निपा वायरस खोजा गया है। तो ये माँ कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है, ये कृष्णा नदी का डैम बना हुआ है। आगे चलते हैं, इसी में बात करते हैं। इसकी ट्रिक भी मैं लेकर आया हूँ और आपको ऐसा याद नहीं रहे कि भोरघाट और थालघाट कौन सा है, तो इसकी ट्रिक भी आप याद रख सकते हो। अरे निकम्मो एक बार थम्स अप करके जरूर बता दो। ट्रिक है थाली में भोजन परोसा। क्या, थाली में भोजन परोसा। अब थाली में भोजन किसको परोसेंगे, ये ट्रिक है। थाली में भोजन परोसा, तो थाली का मतलब थालघाट, है ना, और भोजन का मतलब भोरघाट और परोसा का मतलब पालघाट। तो हम बात करते हैं इसी में। थाली का मतलब थालघाट, जो कहाँ से कहाँ तक है, मैंने बताया थालघाट जो मुन्ना खाई थाली में, ये मुंबई से नासिक में। कहाँ है साथियों, मुंबई से नासिक में है। और ये मुन्ना खाई थाली में, तो थालघाट है। थालघाट कहाँ है, मुन्ना ने खा लिया थाली में खाना, और ये मुंबई से नासिक है।
अगर बात कर रहे हैं भोजन से बोरघाट बन गया, और बोरघाट कहाँ है, महाराष्ट्र में, मुंबई से पुणे जाने वाले उसमें। और इसके लिए क्या लिखा गया है कि भैया मैं तो मुंबई से पुणे जाने में क्या हो गई, बोर हो गई। कौन बोलती है, ये लड़कियां बोलती कि मैं तो थक गई बिल्कुल, है ना, क्या हो गई, मैं तो बिल्कुल थक गई। बिल्कुल वो गाड़ी में बैठ कर जा रही हो फिर भी क्या बोलेगी, मैं तो आज बिल्कुल थक गई मुंबई से पुणे जाने में। तो ये क्या है, याद रखना है कि बोरघाट का है, मुंबई से पुणे में। आगे बात करते हैं साथियों इसी में आगे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ है, ये नागपुर में स्थित है, मैंने आपको बता दिया। और ये भगत सिंह कोश्यारी है जो कि कहाँ के वर्तमान राज्यपाल है, कहाँ के, मुंबई महाराष्ट्र के। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये बात कर रहे हैं कौन सा, AFC महिला, बात करते हैं एशियाई कप। ये किससे रिलेटेड है साथियों, तो ये महिला एशिया कप रिलेटेड है फुटबॉल से। कौन से रिलेटेड है, फुटबॉल से ये रिलेटेड है, फुटबॉल से ये संबंधित है। और ये क्या कि कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, ये मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा, तो 2022 में ये आयोजित किया जाएगा। महिला एशियाई जो बात करते हैं फुटबॉल कप से संबंधित है। और फुटबॉल से संबंधित याद रखना है आपको कौन सी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी साथियों, तो ये है संतोष ट्रॉफी। किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। AFC महिला एशिया कप 2022 का आयोजन मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा। आपको याद है हॉकी का वर्ल्ड कप कब होगा, तो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा साथियों 2023 में। कब होगा, 2023 में। कहाँ पर होगा, तो ये होगा साथियों उड़ीसा में। कहाँ पर होगा, उड़ीसा में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि क्रिकेट का वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं, तो ये भी 2023 में होगा। और ये कहाँ आयोजित होगा, तो ये भी भारत में आयोजित होगा। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 को उड़ीसा में, और क्रिकेट वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं 2023 में, जो कहाँ होगा, भारत में आयोजित होगा। आगे बात करते हैं इसमें, तो AFC महिला एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, मुंबई और पुणे में किया जाएगा। आगे बात करते हैं इसी में, तो देखो आपको मैं बताता हूँ, ये AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजित मुंबई और पुणे में किया जा रहा है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों में विकास सर के साथ सुनिए कौन कौन से आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, संतोष ट्रॉफी अभी हाल ही में बताया, मन को संतुष्ट रखिए। मन को संतुष्ट रखिए मतलब संतोष के साथ जिए, वो वाली संतोष के साथ नहीं जीना। संतोष ट्रॉफी जो स्टार्टिंग की बात करते हैं किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है साथियों फुटबॉल से। किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से ये संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं बाईचुंग भूटिया। भाई साहब ये बाईचुंग भूटिया है, ये सिक्किम के हैं, और इनके नाम पर अभी हाल ही में स्टेडियम बनाया जा रहा है सिक्किम में। तो बाईचुंग भूटिया स्टेडियम जो नया स्टेडियम कहाँ बन रहा है, ये सिक्किम में बन रहा है। कहाँ बन रहा है साथियों, सिक्किम में ये बाईचुंग भूटिया स्टेडियम बन रहा है। सन 2018 का फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था, तो 2018 में फीफा विश्व कप आयोजित हुआ था साथियों रूस में। और कौन जीता था, तो ये फ्रांस जीता था। और उपविजेता कौन रहा था, तो क्रोएशिया उपविजेता रहा था। तो ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था रूस में। कहाँ पर आयोजित हुआ था, रूस में। विजेता कौन था, तो इसमें विजेता था साथियों फ्रांस। कौन सा था, फ्रांस। और उपविजेता की हम बात करते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, कौन उपविजेता कौन रहा था, तो उपविजेता रहा था क्रोएशिया। कौन रहा था साथियों, क्रोएशिया यहाँ पर उपविजेता रहा था। जो कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था 2018 में। फीफा का आयोजित हुआ था 2018 में, है ना। कहाँ पर, रूस में। कौन जीता, फ्रांस। कौन हारा, मतलब उपविजेता कौन रहा, तो वो क्रोएशिया रहा, क्रोएशिया ना। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं, ये कहाँ आयोजित होगा, तो ये आयोजित होगा कतर दोहा में। कहाँ आयोजित होगा साथियों, कतर दोहा में इसका आयोजित किया जाएगा। जो कि बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 हॉकी का 2023 कहाँ पर, इंडिया में, उड़ीसा में। और जो 2023 का क्रिकेट का कहाँ पर, वो भी इंडिया में। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। आगे चलते हैं, इसी में बात करते हैं। तो ये देखो आपको, ये फुटबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल में आप जानते होंगे, ये जो स्टेडियम है साथियों, ये स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है,
तो ये वाल्वी उड़ीसा की हम बात करते हैं। कहाँ पर? ये वाल्वी जो बात करते हैं उड़ीसा में ये स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो किनके नाम पर बनाया जा रहा है? ये बना जा रहा है बाईचुंग भूटिया के नाम पर। बाईचुंग भूटिया के नाम पर ये बनाया जा रहा है। और ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बाईचुंग भूटिया स्टेडियम बनाया जा रहा है साथियों उड़ीसा में, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और 2023 में हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? तो ये भी उड़ीसा में आयोजित होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। और एक बार समझ में आ रही तो थम्स अप करके बता दो, लाइक कमेंट चलने दो। आंसर याद है तो आंसर करते जाओ, और मज़ा आ रहा है तो एक बार बता दो कि आंसर मज़ा आ रहा है। अरे सेशन को शेयर करते जाओ। अगर जो बच्चा आ रहा है और भाग के जा रहा है उसको वापस बुलाओ, और जो नहीं आया अभी तक उनके साथ सेशन को आप क्या कर दो, शेयर कर दो, है ना। सबको शेयर करके बुला लो। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में। तो देखो आगे बात करते तो इनका नाम ये है सर बाईचुंग भूटिया। कौन है साथियों? ये है बाईचुंग भूटिया, जिनके नाम पर स्टेडियम बन रहा है। फीफा की हम बात करते हैं 2020 में आयोजित कहाँ होगा? तो ये कतर दोहा में आयोजित होगा। चलते हैं, बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, अक्सर चर्चा में रहने वाली IT एक्ट 2000। कौन सा? IT एक्ट 2000 की धारा 66 है। कौन सी साथियों? 66 है। किससे संबंधित है? तो चर्चा में रहने वाली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जो सूचना संबंधी अधिनियम है, ये 2000 जो बात करते हैं IT एक्ट 2000 है, इसकी धारा 66A जो किस कारण से चर्चा का विषय थी, ये किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी साथियों सूचना संबंधी अपराधों से। किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी साथियों सूचना संबंधी अपराधों से ये संबंधित थी। और ये क्या हुआ कि इसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। कौन सी धारा को? तो 66A को ये खत्म कर दिया गया, जो कि सूचना संबंधी अपराधों से ये रिलेटेड थी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा साथियों कि जो धारा IT एक्ट 2000 की धारा 66A की हम बात करें तो ये किससे संबंधित थी? तो ये सूचना से संबंधित थी, सूचना संबंधी अपराधों से ये संबंधित थी। ठीक है, आगे चले तो आगे चलते हैं, इसी में बात करते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ, आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, वही इसी सीरीज में मैं लेकर आता हूँ। जो एग्जाम में आपके लिए आएंगे वो इस सीरीज में आपको मिलते जाएंगे। आने वाले दिनों में 500 वन लाइनर क्वेश्चन विकास सर के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वो जैसे क्वेश्चन होंगे जो संविधान से भी रिलेटेड होंगे, आपके पॉलिटी से भी होंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड होंगे, आपके कल्चर से भी होंगे, ज्योग्राफी से भी रिलेटेड होंगे, वर्ल्ड की भी बात करेंगे, इंडिया की फर्स्ट वुमेन एंड मैन की भी बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स की बात करेंगे, राष्ट्रपति की बात करेंगे, आर्टिकल्स की भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे जो भी है पार्ट्स है संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी भी बात करेंगे, अमेंडमेंट की भी हम बात करेंगे, रिवर कल्चर जो सब कुछ आ गया, मतलब कल्चर आपका, रिवर टेम्पल जो कि सब कुछ आ गया, उनमें सब सारे किसी भी प्रकार का क्या है आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो भी इंडिया स्टैटिक जीवविज्ञान के क्वेश्चन बनते हैं उनकी सीरीज आपके लिए जरूर लेके आएंगे। और ये बहुत ही जल्दी मैं लेके आऊँगा, बस कुछ ही दिनों में। आगे बात करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो सेशन को इतना मोटिवेट बनाते जाओ, आत्मविश्वास के साथ इतना आगे बढ़ाते जाओ कि मुझे भी पढ़ाने में मजा आने लगे और आपका आत्मविश्वास और प्यार हमारे साथ बना रहे। आगे चलते हैं, बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय? तो साथियों कितने? 25 यहाँ क्या है? उच्चतम न्यायालय। 25 क्या है? उच्चतम न्यायालय। भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये है साथियों अमरावती। और अमरावती कहाँ पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है साथियों? आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं, यहाँ पर है। और आंध्र प्रदेश अमरावती में साथियों क्या है? भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय स्थित है। आगे बात करें, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल कान्या जी, जिनकी बात करते हैं। तो ये कौन है? हीरालाल कान्या जी। और हीरालाल कान्या जी क्या थे साथियों? तो ये थे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। अभी इनके बारे में मैं बताऊंगा आने वाले स्लाइड में, जो जिनके चित्र भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल कान्या जी थे। भारत की पहली न्यायाधीश कौन थी? भाई साहब, भारत की पहले न्यायाधीश की हम बात करते हैं,
तो आपको याद होगी भारत की पहली न्यायाधीश की हम बात करते तो कौन थी? फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी। और आपको पता है अन्ना जो बात करते हैं, अन्ना चंडी की हम बात करते हैं साथियों, अन्ना चंडी की हम बात करते थे। ये कहाँ की है? अन्ना चंडी जो कि केरल की न्यायाधीश थी। कहाँ की थी? केरल की। कहाँ की थी? केरल की। तो फातिमा बीबी भारत की पहली न्यायाधीश थी और जो अन्ना चंडी थी वो कहाँ की थी? केरल की न्यायाधीश थी। भारत के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो एक बार देख लो आप, भारत के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो साथियों ये कौन है? एन.वी. रमन्ना। आपको यहाँ पे मैंने बोल दिया एन.वी. रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में। भारत के चीफ जस्टिस कौन है? भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? तो वो है साथियों एन.वी. रमन्ना। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं इसमें, तो आगे बात करते हैं। देखो तो आपको मैं बता दूं भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या हो गई है 25 और नया कौन सा जुड़ गया? तो अमरावती आंध्र प्रदेश का नया उच्च न्यायालय बना है। आगे हम बताएं तो ये आंध्र प्रदेश का कोर्ट है अमरावती का, जो कि नया उच्च न्यायालय बना गया है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना प्यारा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आंध्र प्रदेश अमरावती में बनाया गया है। तो आपको सारी चीज़ें मिल रही है, एक भी चीज़ आपने छोड़ने की कोशिश नहीं की। फिर भी अगर कुछ लोगों को कुछ दिक्कत आती है तो सेशन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ सर ये समस्या है, इस समस्या को आप सामने लेकर आइए, हल कीजिए, ये हमारे टॉपिक है, इनमें हमें दिक्कत है, हमारे ये एग्जाम सामने, इसमें इस तरह का वीडियो चाहिए, वो सारी सुविधा आपके लिए विकास सर उपलब्ध करा देंगे। आगे बात करते हैं तो ये फर्स्ट चीफ जस्टिस की हम बात करते हैं, जिनका नाम है हरिलाल जैकीसुंडास कान्या। क्या नाम है? हरिलाल जैकीसुंडास कान्या। और इनका जो जन्म हुआ था 1890 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1951 में। ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत के पहले चीफ जस्टिस थे हरिलाल जैकीसुंडास कान्या। हरिलाल जैकीसुंडास कान्या, ये आपको ध्यान रखना है। अभी कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में एन.वी. रमन्ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैडम है भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, जिनकी हम बात करते हैं। ये है केरल की अन्ना चांडे। कौन है? केरल की अन्ना चांडे। और फातिमा बीवी की आपको ध्यान रखना होगा। जो मुख्य जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की क्या थी? न्यायाधीश थी। देश की पहली न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी अन्ना चांडे। इनकी बात करते हैं, जन्म हुआ था इनका 4 मई 1905 को। कब हुआ था साथियों? तो इनका जन्म हुआ था 4 मई 1905 को। देहांत हो गया 20 जुलाई 1996 को। इनकी क्या क्या डिग्री थी? तो 1926 में कानून में स्नातकोत्तर की इन्होंने डिग्री की थी। ठीक है। अन्ना चांडी 1959 से 1967 तक की हम बात करते हैं, जो कि हम बात करते हैं ये केरल के हाई कोर्ट में जज रही है ना। उन्होंने अपने आत्मकथा नाम से अपनी आत्मकथा नाम से इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है। और ये ना विभिन्न अधिकारों के लिए क्या किया था? आवाज़ उठाई थी। तो ये केरल के अन्ना चांडी है, ये पहली न्यायाधीश थी। और जो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो वो कौन थी? फातिमा बीवी थी। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में। तो ये अन्ना चांडी जी का पूरा इतिहास दिया हुआ है। चलते हम बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, जिसकी हम डिटेल से बात करते हैं। मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो भाई साहब ये क्वेश्चन है मुक्ता। अरे नुक्ता नहीं, मुक्ता। नुक्ता अलग चीज होती है, मुक्ता। और ये मुक्ता मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान। देखो मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान, अब जोड़ लो क्या हो गया? मुक्ता। कौन सा अभियान हो गया? मुक्ता। ये किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान योजना। ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो ये की गई है साथियों उड़ीसा के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा ये स्टार्ट की गई है, जिसमें ये स्टार्ट किया गया है जल संरक्षण को लेकर। किसको लेकर? जल संरक्षण को लेकर ये जो बात करते हैं अभियान योजना स्टार्ट की गई है। किससे संबंधित है? जल संरक्षण को एकत्रित करने से यह रिलेटेड है, एकत्रित करने से ये संबंधित है।
और इसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री श्रम तत्पर अभियान योजना, जो कि कहाँ पर स्टार्ट की गई है साथियों, ये स्टार्ट की गई है उड़ीसा में। इसमें क्या होगा कि इसमें 10,000 संरचनाओं का विकास किया जाएगा, 10,000 संरचनाओं का क्या किया जाएगा, इसमें विकास किया जाएगा। अरे मैं विकास हुआ ना, 10,000 संरचनाओं का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। उड़ीसा की हम बात करते हैं तो उड़ीसा में आपको ध्यान रखना है गणेशी लाल यहाँ के क्या है साथियों, गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल है, गणेशी लाल यहाँ के क्या है, गवर्नर है। अगर हम सीएम की बात करते हैं तो सीएम कौन है, नवीन पटनायक जी। कौन है साथियों, नवीन पटनायक जी यहाँ के क्या है, सीएम है। बात करते हैं यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से है, यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है सिमलीपाल और भितरकनिका। कौन सा साथियों, सिमलीपाल और भितरकनिका। आपको याद है भितरकनिका में क्या हुआ था, भितरकनिका में मैग्रो वन को क्षति पहुंची थी। क्यों पहुंची थी, जब बंगाल की खाड़ी से क्या आया था, बंगाल की खाड़ी से एस तूफान आया था। एस तूफान का नाम किसने दिया था, ओमान देश ने दिया था। इसके अलावा कौन सा, जो बात करते हैं कौन सा तूफान आया था, वो तूफान आया था साथियों ताउते। ताउते का नामकरण किसने किया था, म्यांमार देश ने किया था। अरे निकम्मो याद है या भूल गए, अरे भूल गए तो याद कर लो, है ना। तो किस किस की बात कर रहे हैं, एस तूफान में आया था, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराया था। उड़ीसा की जो पानी के मगरमच्छ और जो मैग्रोव वन थे वो नेशनल पार्क भितरकनिका में ये इनको क्षति पहुंची थी। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में, अरे यार जुकाम हो गया ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा कि इसमें जो जल है, जल संरक्षण किया जाएगा और जल संरक्षण को लेकर ये योजना बनाई गई है। तो किसके द्वारा बनाई गई है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में बात करते हैं, प्राणवायु देवता पेंशन योजना। भाई साहब क्या होगा, जो पीपल बरगद के पेड़ है ना पुराने, उनकी क्या की जाएगी, सुरक्षा की जाएगी। और सुरक्षा के लिए एक पेंशन योजना चलाई थी कुछ दिनों पहले, किसने, मनोहर लाल खट्टर जी ने। कहाँ के सीएम है, हरियाणा के। तो ये प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, हरियाणा के द्वारा। कहाँ से, हरियाणा के द्वारा की शुरुआत की गई है। याद है आपको 22 जनवरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, याद है अभियान, पानीपत हरियाणा से शुरुआत किया गया था ना। ये आपको याद रखना है, दूध खाट की नगरी हरियाणा में प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरुआत की गई है मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। जो पुराने पौधे हैं उनकी सुरक्षा के लिए पेंशन दी जाएगी। जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन, मफलर मैन दिल्ली के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। और बोला गया है कि जहाँ पर भी आपने वोट दिया था ना, जहाँ पर भी आपने वोट दिया था, जिस स्कूल जिस केंद्र में वोटिंग की थी आपने, वहाँ पर आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी। तो इसका नाम था जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन। किसके द्वारा शुरुआत की गई, मफलर मैन अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया था, जहाँ वोट और वो वैक्सीनेशन। सिमलीपाल और भितरकनिका ओडिशा में, कहाँ पर साथियों, ये उड़ीसा में स्थित है। और राउरकेला परमाणु संयंत्र, राउरकेला जो परमाणु संयंत्र की हम बात करते हैं तो ये साथियों उड़ीसा में है। कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। और उड़ीसा में ये है साथियों, इसको जर्मनी के सहयोग से, किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से स्टार्ट किया गया था परमाणु संयंत्र को जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है राउरकेला परमाणु संयंत्र, जो जर्मनी के सहयोग से स्टार्ट किया गया था। आगे इसमें बात करते हैं तो आपके लिए देखो, इसमें एक चीज़ और है साथियों, वो आप जोड़ लेना कि जो क्या कहते हैं नक वाला जो पक्षी है वो उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो ये देखो आप भाई साहब, इनको देख लो आप। प्राणवायु देवता जो पेंशन स्कीम है, जो ऑक्सीवेन स्कीम है, ये किसके द्वारा, तो ये भाई साहब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ये हरियाणा की चीफ मिनिस्टर बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इनके द्वारा, ये अरविंद केजरीवाल जी जिनके द्वारा क्या किया गया था, जहाँ वोट हो वहाँ वैक्सीनेशन। आगे बात करते हैं साथियों, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये साथियों जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क की एक प्यारा सा दृश्य है जो मैं आपको दिखाने के लाया था। अरे याद भूल गए, वो दूध सागर झरना कहाँ का था, प्यारा दृश्य गोवा का, याद है आपको। और वो मूवी का नाम याद आ गया, चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपसे
पूछा था। चेन्नई एक्सप्रेस का आप बताए दूधसागर झरना जो ट्रेन गुजरती है, कितना प्यारा दृश्य है, याद रखना आप, है ना, भूलना मत। आगे चलते हैं इसी में, तो ये आपको सिमलीपाल भितरकनिका नेशनल पार्क है जो कि उड़ीसा में स्थित है। आगे बात करते हैं, ये राउरकेला जो परमाणु शक्ति संयंत्र है, ये एक तरह से यहाँ पर फोटो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 5वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है आज का। 5वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों, एक तरह से स्टार लगा लेना कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें किसकी बात होगी? इसमें बात होगी नल्ला पाकिस्तान की। किसकी बात होगी? नल्ला पाकिस्तान की बात होगी। और एक बार सेशन को शेयर कर दो यार, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है ना। बच्चे कम लाए हुए, बच्चों को जोड़ने की कोशिश करो। जो बच्चे भाग रहे उनको बुलाओ कि भैया पढ़ने आया है तो पढ़ ले, है ना। कुछ ही दिनों की बात है, हम भी हमसे नहीं बोलेंगे, एक बार नौकरी लगी मज़ा ही मज़ा होगा, आनंद आ जाएगा और सब क्या करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। जो भी आपको ताना मारते हैं, आज आपको डांटते हैं, वो आपकी तारीफ करने लग जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। और हम बात कर रहे हैं इसमें, तो किसकी बात कर रहे हैं हम? 5वें नंबर की क्वेश्चन की। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान सहित कितने देशों को बाल सैनिक रोकथाम अधिनियम, कौन सा? बाल सैनिक रोकथाम अधिनियम की बात करते हैं, CSPA। क्या नाम है साथियों? तो ये नाम है CSPA। और CSPA की बात करते हैं तो चिल्ड्रन स्टेटस, क्या नाम है? चिल्ड्रन स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट। देखो इस सूची में शामिल किया गया है, तो पाकिस्तान समेत कितने देश इसमें शामिल किए गए हैं CSPA में? तो ये है चिल्ड्रन स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट। और ये प्रोटेक्शन एक्ट की हम बात करते हैं, जो कि क्या है, बाल सैनिक रोकथाम अधिनियम के द्वारा ये शुरू किया गया था। और ये कब इफेक्ट में आया था? तो ये इफेक्ट में आया था साथियों, प्रभाव में आया था 2002 में। कब आया था? तो 6 अगस्त 2002 को ये प्रभाव में आया था। जिसकी बात कर रहे हैं, कौन सा एक्ट है? चिल्ड्रन स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या होगा कि अमेरिका ने जो बात करते हैं, पाकिस्तान सहित जितने भी देश हैं उनमें जो बात करते हैं, पाक प्लस 14 देश। कितने देश? पाक प्लस 14 देश के जो छोटे बच्चे जो बाल अपराध की श्रेणी में माना जाता है, इनसे क्या करते थे, बाल सैनिक बनाए जा रहे थे। क्या? जो 18 साल से कम आयु के बच्चे, 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे, इनको क्या किया जा रहा था साथियों? तो इनको क्या किया जाता? बाल सैनिक रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत इनको क्या किया गया? इसमें चिल्ड्रन स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा साथियों? 14 आंसर इसमें हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान नल्ला और जो देश है जो बच्चों को शामिल करते हैं, बच्चों को सैनिक गतिविधियों में या फिर उनसे काम करवाते हैं, इस प्रकार का जो एक्ट आता है, भारत में भी याद है आपको, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। और जो बात करते हैं साथ, तो इस तरह की जो अधिनियम है या USA के द्वारा नल्ला के समेत कितने देशों को? 14 देशों को इस सूची में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं, ये तथ्यात्मक जानकारी है जो आपको याद रखनी है। यह चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट की हम बात करते हैं, CSPA, जो कि हम बात करते हैं पाकिस्तान ने ये इस तरह के बच्चों को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। ये आपको तथ्यात्मक जानकारी याद रखनी है, इसमें ज़्यादा डिटेल की कोई बात नहीं है। नल्ला के बारे में जानकारी के लिए, जानने के लिए इतनी आवश्यकता भी नहीं है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नंबर 6 की क्वेश्चन की। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोर्ड। क्या साथियों? चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोर्ड किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट बोर्ड की हम बात करते हैं साथियों। ये प्रोजेक्ट बोर्ड होता क्या है, पहले तो ये बताओ मुझे। बोर्ड का मतलब होता है, बी का मतलब होता है बम्बू। क्या होता है? बी का मतलब होता है बम्बू। बम्बू का मतलब होता है बांस। ये बांस से संबंधित है। अब ये क्या हो गया? तो ये किससे संबंधित है? ये बांस से संबंधित है। प्रोजेक्ट बोर्ड किसकी बात कर रहे हैं? प्रोजेक्ट बोर्ड की हम बात करते हैं। तो ये भी क्या हुआ कि इसमें लगभग 5000 बांस के पौधे, कितने पौधे? लगभग 5000 बांस के पौधे, 5000 बांस के पौधे क्या हुआ साथियों? बांस के पौधे मंगाए गए। कहाँ से मंगाए गए? तो असम से मंगवाए गए। असम से मंगवाए गए। क्यों मंगवाए गए? कि ये राजस्थान के उदयपुर जिला, कौन सा जिला? तो राजस्थान की हम बात करते हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले के मांडवा गांव में। कहाँ पर साथियों? मांडवा गांव में
लगभग 5000, कितने, 5000 जो बांस का वृक्ष है वो असम से मंगाकर यहाँ पर लगाया जा रहा है। एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड मान लो ना। ये बांस के पौधे कहाँ लगाए जाएंगे, उदयपुर, राजस्थान, उदयपुर में मांडवा गांव में लगाए जाएंगे। और बांस मरु उद्यान यहाँ पर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, बांस मरु उद्यान यहाँ पर बनाया जाएगा। और ये कहाँ से मंगाए थे, तो ये असम से मंगवाए थे। किसके लिए, उदयपुर के लिए, मांडवा गांव में ये लगाए जा रहे हैं। अगर यूँ बात करें अपन तो उदयपुर में क्या होगा, ये बांस के पौधे क्या करेंगे, सूखा को नियंत्रित करेंगे। किसको नियंत्रित करेंगे, सूखा को ये नियंत्रित करेंगे, सूखा को ये नियंत्रित करेंगे। अगर साथियों इसमें मैं बात करूं उदयपुर की, तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अब झीलों की नगरी इसे कहा जाता है, तो झीलों का देश किसे कहा जाता है, झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। ये भी आप नोट कर लो, झीलों का देश किसे कहते हैं साथियों, तो ये कहते हैं फिनलैंड को। किसे कहते हैं, फिनलैंड जो देश है इसे झीलों का देश कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्ट बोर्ड किससे संबंधित है, बांस से संबंधित है। असम से 5000 पौधे मंगाकर उदयपुर के मांडवा गांव में स्थापित किए जा रहे हैं। बांस मरु उद्यान बनाया जा रहा है जो क्या करेगा, सूखा को नियंत्रित करेगा। और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। फिल्मों की शूटिंग कहाँ होती है, वहाँ पर ही होती है। कहाँ पर होती है, उदयपुर में। अरे फिल्मों की शूटिंग सब जगह होती है, पर ज़्यादातर क्या होता है, मनमोहक दृश्य काम देखने को मिलेंगे उदयपुर में मिलेंगे, है ना। तो ये बात करते हैं अपन वास की। आगे चलते हैं इसी के बारे में। तो ये इस तरह के पौधे होंगे। ये पौधे 5000 पौधे लगाए जा रहे हैं। कहाँ लगाए जाएंगे, मांडवा गांव में लगाए जाएंगे। ये बांस के पौधे आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करते हैं साथियों। राजस्थान के बारे में जानने को बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हाल ही में घर घर औषधि योजना किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है, तो ये स्टार्ट की गई राजस्थान के द्वारा। राजस्थान के सीएम कौन है, सीएम है साथियों अशोक गहलोत। कौन है, अशोक जी। और अशोक गहलोत यहाँ के क्या है, सीएम है। अब मुझे यहाँ के राज्यपाल के बारे में बता दो कि यहाँ के राज्यपाल कौन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सब छाप दो। प्रत्येक बच्चे का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि यहाँ के राज्यपाल कौन है राजस्थान के। और विधानसभा सीटें कितनी है, लोकसभा सीटें कितनी है और राज्यसभा सीटें कितनी है, ये मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस जो की बात करते कब मनाया जाता है, तो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है साथियों 17 जून को। कब मनाया जाता है, 17 जून को ये मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में किसे लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, क्यों, यह पर्यावरण से संबंधित था। और लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, श्याम सुंदर जानी को। किसे दिया गया है, श्याम सुंदर जानी को ये दिया गया है। क्यों, पर्यावरण दिवस के लिए, पर्यावरण दिवस के टाइम पे इन्होंने पौधों के लिए पौधों लगाने की जो स्कीम है वो लागू की थी, मतलब चालू किया था। तो श्याम सुंदर जानी को ये अवार्ड मिला गया है जिसे कहते हैं लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021। और विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम 17 जून को। विश्व की बात करें, घर घर जो औषधि योजना राजस्थान के द्वारा, किस राज्य के द्वारा वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया साथियों, राजस्थान के द्वारा ये गठन किया गया। जो इसकी बात करते हैं वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की, किसने स्थापन की है, एक विभाग बनाया, तो ये राजस्थान के द्वारा बनाया गया है। आगे चलते महत्वपूर्ण प्रश्नों में, तो मैं बताता हूँ आपको राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व। भाई साहब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना कि बिल्कुल छपेगा। क्या करेगा भाई साहब, छपेगा। राजस्थान का, अरे यार इसको एक सेकेंड है ना, रुको, ये है रामगढ़ विसदारी, जो कहाँ स्थित है, रामगढ़ विसदारी जो है बूंदी में। कहाँ स्थित है, अरे बूंदी में, छोटी काशी में स्थित है। और छोटी काशी में क्या है, अभी हाल ही में चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। कौन सा है, चौथा टाइगर रिजर्व है। जबकि भारत की बात करते हैं तो भारत का कौन सा है, 52 नंबर का, कौन से नंबर का, 52वें नंबर का ये वन्य जीव की बात करते हैं टाइगर रिजर्व जो बनाया गया है। राजस्थान का 4थे नंबर का है और भारत का 52वें नंबर का है। क्या नाम है, रामगढ़ विसदारी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है बूंदी का, इसे बनाया
गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं भारत का पहला राज्य जिसने जीनोम सीक्वेंसिंग, कौन सा साथियों, जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है, ये कौन सा राज्य है, तो ये राज्य है भाई साहब नन ऑफ राजस्थान। कौन सा राज्य है, राजस्थान है। सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सी योजना, चिरंजीवी योजना। कौन सी योजना, चिरंजीवी योजना। लोकसभा की सीटें कितनी है, 25, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200। यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र, कौन है, कलराज मिश्र। और यहाँ के सीएम अशोक गहलोत। कौन है साथियों, अशोक गहलोत। रणथंभौर यहाँ का नेशनल पार्क है, याद है आपको, अगर याद नहीं है तो याद कर लो। आगे चलते इसी में अभी हाल ही में राजस्थान ने राजस्थान किसान मित्र योजना, याद है, राजस्थान किसान मित्र योजना, जिसमें क्या होगा, किसानों का जो बिजली उपयोग है, वो बिजली उपयोग का जो बिल है साथियों, वो 1000 रुपये का बिल कौन देगा, वो राजस्थान सरकार देगी। कितने का, 1000 रुपये का इसमें बिल देगा। किसका, ये लाइट का बिल की हम बात करते हैं ना, लाइट का बिल कौन देगा, 1000 रुपये का लाइट का बिल राजस्थान सरकार के द्वारा किसान मित्र योजना के तहत दिया जाएगा। ये राजस्थान के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह घर घर औषधि योजना जो कि आपको राजस्थान की बात करते हैं, इसमें राजस्थान में ये चलाई गई है ना, घर घर औषधि योजना। ये बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस जो कि मनाया जाता है 17 जून को। आगे इसी में मैं बताता हूँ, ये प्रोफेसर श्याम सुंदर जैनी जी है, जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया है। इनको बहुत ही शुभकामनाएं। क्या भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये श्याम सुंदर जैनी है। वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किसने किया है, तो माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी जो राजस्थान की क्या है, सीएम है, इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। राजस्थान का नया टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये कौन सा टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विषधारी जो बात करते हैं अभ्यारण्य है बूंदी का। कहाँ का साथियों, ये रामगढ़ विषधारी है बूंदी का, और इनके द्वारा ये भारत का 52वां और राज्य का 4था टाइगर रिजर्व है। आगे चलते इसी में बात करते हैं तो ये चिरंजीवी योजना है जो स्वास्थ्य से संबंधित है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें जिसको भी पीडीएफ नहीं मिलती, पीडीएफ ले लिया करो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीडीएफ का रोल। पीडीएफ लोगे तो यूँ मान लो बहुत अच्छा मिलेगा, हर चीज़ आपको उपलब्ध कराई गई है। चिरंजीवी योजना के बारे में क्या क्या डिटेल है, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, सब कुछ। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों टोक्यो ओलंपिक के बारे में। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होंगे, तो भाई साहब टोक्यो ओलंपिक में भारत का जो ध्वजवाहक है वो कौन होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टोक्यो ओलंपिक में MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। पहले मैं बता दूं टोक्यो ओलंपिक की, तो टोक्यो ओलंपिक कब स्टार्ट हो रहा है, टोक्यो ओलंपिक हो रहा है साथियों 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। कब, टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या होगा साथियों, तो टोक्यो ओलंपिक कमेटी का जो गठन किया गया था वो गठन किया गया था 1894 में। कब किया गया था इसके बारे में बताऊंगा, पहले रुको। 23 जुलाई 2000 जो बात करते हैं 21 को ये टोक्यो ओलंपिक शुरू हो रहा है। इसमें MC मैरी कॉम, कौन साथियों, MC मैरी कॉम, और बात करते हैं कौन साथियों, मनप्रीत सिंह। कौन, मनप्रीत सिंह। MC मैरी कॉम जो कि एक मुक्केबाज है, मनप्रीत सिंह जो हॉकी के क्या है, हॉकी के कप्तान है, भारत की टीम के हॉकी के कप्तान है मनप्रीत सिंह। और जो बात करते हैं ये तो क्या करेंगे, प्रारंभ में ध्वजवाहक करेंगे। और भारत की ये पहली बार, क्या साथियों, एक सेकेंड है ना, इसको मैं मिटा दूं, मिट नहीं रहा, हाँ मिट गया, एक सेकेंड। इसमें क्या होगा, भारत के ये पहली बार दो ध्वजवाहक होंगे। क्या होंगे, दो ध्वजवाहक होंगे। ये दो ध्वजवाहक बना के इन्होंने क्या किया, लैंगिक समानता रखी, मतलब
लैंगिक समानता मतलब मन मुटाव नहीं किया कि किसी एक को तो बना दिया और किसी दूसरे को नहीं बनाया, तो दोनों को क्या किया एक साथ, तुम जाओ खुश रहो मौज करो और दोनों दौजा वाक बन के भारत का क्या करो, प्रारंभ स्टार्टिंग करो। तो एमसी मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह है, इन दोनों क्या करेंगे, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का दौजा वाक करेंगे। लेकिन जो 8 अगस्त को समापन होगा, क्या होगा, 8 अगस्त को क्या होगा साथियों, समापन होगा, तो इसका कौन करेगा, बजरंग पूनिया। कौन करेंगे साथियों, बजरंग पूनिया, जो कि क्या है, एक पहलवान है। बजरंग पूनिया जो क्या है साथियों, एक तरह के पहलवान है। ये भारत का क्या करेंगे, समापन में दौजा वाक बनेंगे। क्या बनेंगे, समापन में दौजा वाक बनेंगे। आगे हम बात करते हैं इन्हीं में ओलंपिक के बारे में। मैं डिटेल से अगर आपको बताना चाहूँ तो ओलंपिक के बारे में पहली बार ये बना है। आगे चलते हैं, ये है एमसी मेरी कॉम और ये है मनप्रीत सिंह। कौन है, एमसी मेरी कॉम और ये मनप्रीत सिंह है। ठीक है, ये मुक्केबाज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की अगर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम बात करते हैं साथियों, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारत के लिए जो दौजा वाक बनेंगे वो कौन बनेंगे, तो पैरा ओलंपिक क्या होते हैं, जो विकलांग ओलंपिक होता है, ये ओलंपिक के बाद में स्टार्ट होगा। मतलब 8 अगस्त के बाद में क्या हो जाएगा, पैरा ओलंपिक बाद स्टार्ट हो जाएगा। और इसके जो दौजा वाक बनेंगे साथियों, ये बनेंगे मरियप्पन थंगावेलु। कौन, मरियप्पन तंगावेलु, ये मरियप्पन तंगावेलु है। ये क्या बनेंगे, पैरा ओलंपिक के दौजा वाक बनेंगे भारत की तरफ से। 2020 में किस खिलाड़ी को पद्म विभूषण जो पुरस्कार है ये एमसी मेरी कॉम को दिया गया था। किसको दिया गया था साथियों, एमसी मेरी कॉम को दिया गया था। एमसी मेरी कॉम की आत्मकथा की हम बात करते हैं, बायोग्राफी की बात करते हैं, तो अनबिलीवेबल, क्या साथियों, अनबिलीवेबल इनकी क्या है, आत्मकथा है। अनबिलीवेबल इनकी आत्मकथा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इसी में देखो मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड। ये मरियप्पन थंगावेलु, ये देखो, सब्जी बेचकर मां ने भविष्य में खिलाड़ी बेटा बन गया करोड़पति, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इनका नाम है मरियप्पन थंगावेलु, जो क्या करेंगे, ये पैरा ओलंपिक में भारत का क्या करेंगे, दौजा वाक बनेंगे। अगर बात करते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इसी के तर्ज पे असम सरकार ने असम रत्न, असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री स्टार्ट किया था। असम सरकार की पता है ना आपको, अरे असम में अभी हाल ही में 2 नेशनल पार्क बने थे जून के महीने में, याद है, छठा तो रायमोना और 7वां देहिंग पटकाई, छठा तो रायमोना और 7वां देहिंग पटकाई। और असम ने इसी की तर्ज पर यह स्टार्ट किया गया था। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में शामिल होते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री, जो की स्थापना हुई थी 1954 में, 1954 से इनकी स्टार्टिंग की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये बात करते हैं एमसी मेरी कॉम में, ठीक है, ये आपको इनकी आत्मकथा की बात करते हैं, तो अनब्रेकेबल एमसी मेरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी है, अनब्रेकेबल। क्या नाम है, अनब्रेकेबल, और एमसी मेरी कॉम की क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2021 को कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को समर्पित एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो बात किसकी हो रही है, कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की। इनका जो बात करते हैं, एक युद्ध स्मारक बनाया गया है, ये कहाँ पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। किनकी बात कर रहे हैं, तो कैप्टन गुरजिंदर सिंह की, कैप्टन गुरजिंदर सिंह की हम बात करते हैं। तो इनको क्या बनाया जा रहा है, एक युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है, एक युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है जो कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। आगे बात करते तो ये कैप्टन गुरजिंदर सिंह कौन थे, तो 1999 में, कब साथियों, 1999 में बिहार बटालियन से, क्या साथियों, बिहार बटालियन से ये शामिल थे। और बिहार बटालियन से ये शामिल थे, तो एलओसी की हम बात करते हैं, लाइन ऑफ जो बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की हम बात करते हैं। एलओसी की सीमा में जो पाकिस्तान नल्ला है,
पाकिस्तान जो नल्ला है, इस पाकिस्तान नल्ला की एक क्या थी वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, टुकड़ी बात करते ना, एक तरह से वो बना हुआ था। तो उसमें क्या किया, इन्होंने हमला बोल दिया। बिहार बटालियन से ये शामिल थे कैप्टन गुरजिंदर सिंह, इन्होंने इस पर हमला बोल दिया और हमला बोलकर इसमें क्या कर दिया, इसमें कब्जा कर लिया। मतलब इसमें क्या कर लिया, भारत की बिहार बटालियन ने इस पर कब्जा जमा लिया, अधिकार जमा लिया। और 1999 की हम बात करें तो उस कब्जा के दौरान बिहार बटालियन ने जब कब्जा किया था तो तब हमारे कैप्टन गुरजिंदर सिंह के क्या हो गई थी, उसमें शहीद हो गए थे। कैप्टन गुरजिंदर सिंह उसमें शहीद हो गए थे। इन्हीं की याद में एक युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है। वो युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है, तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ये युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है। याद है आपको 1999 की हम बात करते हैं साथियों, तो आपको पता होगा 1999 में एक हुआ था करगिल, याद है। करगिल दिवस अपन कब मनाते हैं, करगिल दिवस मनाते हैं साथियों 26 जुलाई को। 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को धूल चटाई थी। किसने चटाई थी, भारतीय सैनिकों ने चटाई थी। 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को धूल चटाई थी और इसी की याद में करगिल दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। कब, 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, करगिल दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं साथियों, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों में अगर बात करते हैं ऑपरेशन मेघदूत की, तो ये ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित था, तो 1984 में जो सियाचिन का युद्ध हुआ था 1984 में। कब, 1984 में सियाचिन से ये संबंधित है और जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। क्या नाम है साथियों, ऑपरेशन मेघदूत। और 1984 में क्या हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। याद है आपको, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें देखो नहीं दिया हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ब्लू स्टार के बारे में तो आपको मैंने बड़े अच्छे से बताया हुआ है। 1984 में जो बात करते हैं भिंडरवाला जी, जो अमृतसर में क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, अमृतसर को घेर लिया था, कब्जा कर लिया था और भारतीय सेना के द्वारा क्या किया था, यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। तो ये भी कब हुआ था साथियों, ये अमृतसर स्वर्ण मंदिर की हम बात करते हैं, अमृतसर स्वर्ण मंदिर की हम बात करते हैं, 1984 की ये बात है। ऑपरेशन ऑल आउट की हम बात करते हैं साथियों, तो ऑपरेशन ऑल आउट है जम्मू कश्मीर से संबंधित। कहाँ से, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसमें आतंकवादियों को एक तरह से मच्छरों की तरह मारना। क्या, आतंकवादियों को एक तरह से मच्छरों की तरह मारना। किसका नाम क्या है, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन शक्ति की हम बात करते हैं साथियों, तो ऑपरेशन शक्ति अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे परमाणु पोखरण हुआ था। परमाणु पोखरण की जो बात करते हैं, परमाणु पोखरण में जो राजस्थान के पोखरण में क्या हुआ था, परमाणु परीक्षण हुआ था। और उस परमाणु परीक्षण के जो सेकेंड परमाणु परीक्षण था उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। तो इसमें ध्यान रखना, सेकेंड परमाणु परीक्षण, क्या, सेकेंड परमाणु परीक्षण की हम बात करते हैं, ये कहाँ किया गया था, तो ये परमाणु परीक्षण का नाम था ऑपरेशन शक्ति। और ऑपरेशन विजय का किसका नाम था, ये ऑपरेशन विजय है करगिल विजय का। करगिल विजय जो की बात करते हैं कब हुई थी, तो ये हुई थी साथियों 26 जुलाई 1999। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। हम चलते हैं, बात करते हैं, तो ये ऑपरेशन मेघदूत है, सियाचिन में ये हुआ था। इस तरह का आपको डायग्राम लेके आए हैं। ऑपरेशन आतंकी मुक्त जो कश्मीर था, इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन ऑल आउट। या ऑपरेशन ऑल आउट में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आतंकवादियों का काल, ऑपरेशन ऑल आउट, है ना। ये ऑपरेशन शक्ति की बात करते हैं तो द स्टोरी ऑफ पोखरण की ये स्टोरी है, अटल बिहारी वाजपेयी, ये इंदिरा गांधी जी है। और ये जो परमाणु परीक्षण की हम बात करते हैं, ये परमाणु परीक्षण से रिलेटेड है जो कि इस टाइम पे स्टार्ट किया गया था। चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर की। 90 नंबर का क्वेश्चन है साथियों हमारा, 4 जुलाई 2021 को स्वामी विवेकानंद की 119वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कौन सी, 119वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अब इनकी 119वीं पुण्यतिथि मनाई गई तो इनकी जो बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में असत्य कथन चाटे। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। देखो, जन्म हुआ था
12 जनवरी 1863 में। और इसी 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की याद में। इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था साथियों नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त बचपन का नाम किनका था? तो स्वामी विवेकानंद जी का नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम था। सन 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1897 में किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उन्होंने वर्ष 1883 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अरे भाई साहब नहीं लिया, कत्ते जहर चूसन है। 1883 में नहीं, 1893 में। कब? तो ये गलत है। 1893 में इन्होंने क्या किया? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, और जिसको प्रतीक माना जाता है पूर्व से पश्चिम की संस्कृति का। क्या? पूर्व से पश्चिम की संस्कृति का क्या माना जाता है? तो ये पूर्व से पश्चिम की संस्कृति का प्रतीक माना जाता है शिकागो का धर्म सम्मेलन, जो कि 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में हुआ था। आगे चलते हैं इसी के बारे में। तो ये जिनकी 4 जुलाई को 119वीं पुण्यतिथि के रूप में मनाई गई है। इनकी निधन हुआ था इस टाइम पे, और ये 119वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इनका जन्म हुआ था 1863 में। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसमें। तो देखो, ये स्वामी विवेकानंद है, जिनके बारे में बोला जाता है। इनकी महत्वपूर्ण लाइनें साथियों, जो आपको एक तरह से मोटिवेट करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अरे पहले निकम्मो एक बार सेशन को शेयर कर दो। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दो। जो बच्चे भाग रहे बुला लो, और नए बच्चों को जोड़ने की कोशिश करो कि एक बार सेशन को आओ, देखो कैसा मैटर कंटेंट उपलब्ध हो रहा है। अगर समझ में नहीं आए तो फिर मत आना, लेकिन 2-5 दिन पढ़ कर तो देखो। अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल सेशन में आना ना भूले। नोटबुक लेकर पेन कॉपी से आप नोट करते जाओ। ये आपका ड्यूटी है डेली की, बिना बोले। और बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी शेयर लाइक कमेंट करने में। जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो सब सेशन को शेयर कर दो, और लाइक करके कमेंट करके बता दो कैसा आपको लग रहा है। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। उठो जागो और जब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। किसके बोर्ड है ये? स्वामी विवेकानंद जी के बोर्ड है। ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करते हैं, तो वेल्लूर मठ की हम बात करते हैं साथियों, जहाँ पर क्या हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हुई थी। और ये वेल्लोर मठ वही है जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने एक रात बिताई है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने यहाँ पर एक रात बिताई थी। और ये वेल्लोर मठ किस राज्य में स्थित है? तो वेल्लोर मठ है साथियों पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और 4 जुलाई 1902 को, कब? 4 जुलाई 1902 को इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। किनकी? तो इनकी मृत्यु हुई थी स्वामी विवेकानंद जी की। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है साथियों पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में ये स्थित है वेल्लूर मठ। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा निवेदित मूलतः, क्या नाम है? शिक्षा निवेदित मूलतः किस देश की थी? मतलब यहाँ पर शिक्षा नहीं है साथियों, यहाँ पर शिष्य है। क्या है? एक सेकंड। अरे भाई साहब, इन्होंने तो मौजी कर रखी है ना। ये भी तगड़े वाले है ना, तगड़े वाले है। ये शिष्या है ना, शिष्या मतलब छात्रा, इनकी पढ़ने वाली। जैसे आप मेरे शिष्य हो ना, ऐसे इनकी शिष्य थी। और ये शिष्य जो बात करते हैं जिनका नाम था निवेदिता, ये मूलतः किस देश की थी? तो ये मूलतः साथियों आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? ये आयरलैंड की थी। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, आयरलैंड की ये शिष्या थी इनकी, है ना। ओके। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ, जो बात करते हैं नरेंद्र नाथ दत्त, यहाँ पे मैं लिख दूं नरेंद्र नाथ दत्त। ये तो लिखने की जगह भी नहीं छोड़ते हैं ना। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसने दिया था? भाई साहब ये दे दो। इसका आंसर जिसको भी याद है मान जाऊंगा कि रसगुल्ला पढ़ाई कर रहा है। क्या कर रहा है? रसगुल्ला या रसगुल्ली दोनों क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। और इसका जल्दी से आंसर दे दो। ये स्वामी विवेकानंद का जो विवेकानंद नाम था ये किसने दिया था? तो ये खेतड़ी झुंझुनू के राजा, किन्होंने? खेतड़ी झुंझुनू के
राजा अजीत सिंह ने, किन्होंने साथियों, राजा अजीत सिंह ने इनका नाम दिया था विक्रा, जो बात करते हैं स्वामी विवेकानंद को, विवेकानंद का नाम दिया था। जबकि इनका बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त इनका बचपन का नाम था। जो चैत्री झुंझुनू के रवा राजा थे अजीत सिंह जी, इन्होंने नाम दिया था विवेकानंद। क्या दिया था, विवेकानंद। ये आपको ध्यान रखना है। अरे दिखाई नहीं दे रहा तो सुनाई तो दे रहा होगा, सुनाई तो दे रहा होगा ना। चैत्री झुंझुनू के अजीत सिंह द्वारा इनका नाम दिया गया था विवेकानंद। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस की हम बात करते हैं। एक सेकेंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, ये भाई साहब लॉस एंजल्स में। कहाँ स्थित है, लॉस एंजल्स की हम बात करते हैं, यूएसए में यह यूनिवर्सिटी स्थित है। कौन सी, तो स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं साथियों। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह का यहाँ पर ये बना हुआ है। इनका जो जीवन काल है वो 1863 से 1902, 4 जुलाई 1902 को इनकी डेथ हुई थी और 12 जनवरी 1863 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो ये 12 जनवरी 1863 और 4 जुलाई 1902 की इनकी डेथ हुई थी। इनके 119वीं पुण्यतिथि, 119वें नंबर की ये पुण्यतिथि इनकी निकली है। आगे चलते हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर दिखी हुई है साथियों। डिटेल आपको पीडीएफ में मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बस कांटेक्ट मुझे करना है, टीम को करना है, कि आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा जो जिम्मेदारी है पढ़ाने का, डिटेल से बताने का, हर चीज़ वो आपके लिए लाया हूँ। बस आपकी ड्यूटी जो बनती है शेयर करने की, सभी साथियों को पहुँचाने की, और जितना हो सके सेशन को पहुँचा सकते हो प्लीज़ पहुँचा देना। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। तो आप भी जानते हो कि कितनी मेहनत लगती है और कितना इसमें प्रयास किया जा रहा है सब चीज़ लाने का, और कमेंट बॉक्स में बता देने का आपको कौन कौन से टॉपिक जरूरी है। ये सारी चीज़ें इनके बारे में दी हुई है। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। आगे चलते हैं, ओके आगे चलते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा आज का, जिसकी हम बात करते हैं 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय को बनाने की घोषणा की थी। तो मंत्रालय के बारे में मैंने पूरा सेशन लिया हुआ है श्री जी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरी जो क्लास डली हुई है संडे स्पेशल में, वो क्लास डली हुई है मंत्रालयों की, जो वर्तमान में नए मंत्री बनाए गए हैं, और मैंने पूरे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में आपको डिटेल से बताया हुआ है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें अभी हाल ही में सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। कौन सा, सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई गई है। किसके अंडर में, तो ये भाई साहब अमित शाह जी इसके क्या होंगे, अमित शाह जी इसके कार्यकारी जो बात करते हैं मंत्री होंगे। और अमित शाह जी के पास कौन सा मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय भी इनके पास है। अगर साथियों आगे चलते इसमें बात करते हैं, तो वर्तमान में 43 कितने, 43 जो बात करते हैं मंत्रालय, कितने 43 मंत्रालय। और जो अभी वर्तमान की बात करते हैं तो 543 लोकसभा की सीटों में से 15% क्या बनाए जाते हैं, मिनिस्टर बनाए जाते हैं। और 77 क्या है वर्तमान में यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर है। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मिनिस्ट्री और राज्य मंत्री, ये आपको तीनों ध्यान रखनी है, जो मैंने कि पिछला सेशन में आपको बताया था। तो ये सहकारिता मंत्रालय किसके पास चला गया, अमित शाह जी के पास चला गया। गृह मंत्रालय भी ये संभाल रहे हैं ना। तो ये खास आदमी है मोदी जी के, आपको ध्यान रखना है। और ये सहकारी मंत्रालय की हम बात करते हैं। इसका जो मूल बात करते हैं, इसका जो वर्ड थे, जो थीम थी वो थी सहकारी से समृद्धि। क्या थीम थी, तो सहकार से समृद्धि, तीर में सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि इसकी बार की क्या रखी गई है, थीम रखी गई है। ये आपको ध्यान रखिए सहकारी आंदोलन के तहत। पिछली बार जल शक्ति मंत्रालय जो बात करते हैं किनके हाथ में, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के हाथ में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में। तो आपको मैं बता देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बात करते हैं। ये पहली बात तो ये बताओ आप मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये संविधान की किस पार्ट में आता है, सहकारिता जो मंत्रालय है किस पार्ट में आता है, कौन से अनुच्छेद की हम बात करते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन याद है, याद ही नहीं है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो 73 और 74वां संविधान संशोधन क्या है।
जल्दी से बता दो। पंचायत की बात करेंगे, नगर पालिका की बात करेंगे, नगर निगम की बात करेंगे, सहकारी समितियों की बात करेंगे, किसकी हम बात करेंगे 73 और 74वें संविधान संशोधन में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, है ना, जल्दी से बता दो। तो 73वां की बात करते हैं। 73वां किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। 73वां किससे संबंधित है? 73वां किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। 74वें की हम बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से ये संबंधित है। आपको ध्यान रखना है 74वां 6th है, नगर पालिका से ये संबंधित है। नगर पालिका नगर निगम से ये संबंधित है। आगे हम बात करते हैं जो 9th ए पार्ट है इसका, 9th ए और 9th बी के बाद में बात करते हैं 9th बी की बात करते हैं। इसमें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये सहकारी से संबंधित है। किससे संबंधित है? सहकारी समिति से ये संबंधित है। और अमेंडमेंट की बात करते हैं 90 जो बात करते हैं 7 जो अमेंडमेंट है 97 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 91 समेत संविधान संशोधन की बात करते हैं, इसी में इसका उल्लेख किया गया है। तो सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं, देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चनों में। शाह को सहकारिता का भी जिम्मा मिला है। और जो ये नए मंत्रालय जो दिए गए, ये इंपॉर्टेंट मंत्रालय जिनकी हम बात करते हैं, अगर आपको ध्यान नहीं है तो ये मनसुख मंडाविया जी है, जिन्होंने किसकी छुट्टी कर दी? हर्षवर्धन जी की छुट्टी हो गई। और हर्षवर्धन जी के स्थान पर मनसुख भाई को क्या लिया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय किनके पास है? इनके पास है ना, इनके पास है। अश्विनी वैष्णव जी की बात करते हैं, रेलवे मंत्रालय दिया गया है, रेलवे मंत्रालय इनको दिया गया है। और छुट्टी किसकी हो गई है? पीयूष गोयल की छुट्टी हो गई है। क्या हो गई साथियों? पीयूष गोयल जी की छुट्टी हो गई है। ये भाई साहब दल बदल कानून के तहत कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या दिया गया है? उड्डयन मंत्रालय। यार यार दिख नहीं रहा होगा ना, एक सेकेंड। उड्डयन मंत्रालय किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। इनको रेलवे मंत्रालय दिया गया है, इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। इनका नाम है मनसुख मंडाविया जी, अश्विनी वैष्णव इनका नाम है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया इनका नाम है, जिनको नए मंत्रालय अभी हाल ही में दिए गए हैं। हर्षवर्धन जी की और इनकी बात करते छुट्टी हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान जी किनको बनाया गया है? धर्मेंद्र जी प्रधान जी रमेश भाई साहब की जगह है, रमेश पोखरियाल निशंक जी की जगह है, जिनके पास शिक्षा मंत्रालय था। अब शिक्षा मंत्रालय कौन संभालेंगे? तो धर्मेंद्र प्रधान जी संभालेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये भाई साहब कौन है? ये किंग ऑफ कोबरा अमित शाह जी है ना, जिनको बात करते हैं सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। आगे बात करते हैं सहकार से समृद्धि के जो सपने हैं, इस मंत्रालय के अंतर्गत इसकी थीम रखी गई है। भारत के जल शक्ति मंत्रालय के पहले कैबिनेट कौन थे? वो मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत थे। कौन थे साथियों? गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ कहते हैं जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री है। आगे बात करते हैं कि संविधान संशोधन के तहत मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% से अधिक होगी। ये मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा किस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया? तो ये मानव संसाधन मंत्रालय था साथियों। और मानव संसाधन मंत्रालय को कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और अब कौन संभाल रहे? तो धर्मेंद्र प्रधान जी इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं। मुझे इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना आप। और शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी के पास चला गया है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इसी में। तो मैं बताने वाला हूँ आपको आगे। तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनके पास जल शक्ति मंत्रालय शामिल है। यह मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी जिसमें मंत्रालय की चेंज किया गया था। यह रमेश पोखरियाल निशंक है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक और कनाडा साहित्य सम्मान पुरस्कार मिला हुआ था। इनको अभी हाल ही में 1984 के बाद 2020 में जो आई थी, 36 साल बाद क्या आई थी, नई शिक्षा नीति आई थी, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर इनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। ये भारत के शिक्षा मंत्री थे। इनकी जगह अब किसने ले ली? धर्मेंद्र प्रधान जी ने ले ली। आगे हम बात करते हैं
नए शिक्षा मंत्री की ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा आज का सेशन था साथियों, जो आपके लिए एक तरह से पूरी जानकारियों से भरपूर था। एक तरह से मोटिवेशनल लाइन के साथ साथ मोटिवेट होना और साथ के साथ देश दुनिया की महत्वपूर्ण जीके के साथ स्टैटिक जीके प्राप्त करना। इस सेशन में भरपूर जानकारी आपके लिए दी गई है। इसी प्रकार के आने वाले सेशन आपके लिए रहने वाले हैं। बस इतनी सी उम्मीद है कि सेशन को अच्छी तरह आप शेयर कर दो, सभी साथियों को पहुंचा दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और सब एक तरह से एक से बढ़कर एक चीज़ जो आने वाले एग्जाम में है उनको मैं लेकर आऊँ स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर्स और वो जो भी आपके लिए स्टैटिक पार्ट है वो सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा। बस आपका साथ, भरपूर प्यार और सहयोग बना रहना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी नहीं। अपनी जिम्मेदारी आप निभाओ, हमारी जिम्मेदारी हम भरपूर निभाएंगे। लेकिन पहली बात तो ये बता दो कि सेशन कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया पढ़ने में? अरे रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चढ़कर समुद्र भी आएगा, यूँ मायूस ना होकर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हुए जाना है। सेशन को शेयर करना ना भूलें। जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में बता देना, सारी समस्याओं को आपको सुलझारा मिलेगा, नस्ते नाबूद निपटारा मिलने वाला है। तो हम करते हैं आज का सेशन यही समाप्त, और आप बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर वालों के साथ रहिए, जहाँ पर भी रहिए। नोटबुक में नोट कर लेना, अगर सेशन नोट नहीं किया, PDF जिसको चाहिए कांटेक्ट कर लेना। तो छोटों को प्यार दे, बड़ों का सम्मान करे, अपना व्यक्तित्व ऐसा विकसित करे कि कोई भी महिला आपके साथ रहने में संतुष्ट महसूस करे, अच्छा महसूस करे। ठीक है निकम्मो? तो सेशन को शेयर कर देना और पढ़ने में मजा आए तो कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।